पुष्पा, सिर्फ 2 ही लाख हैं। अब भी पैसे कम पड़ रहे हैं। हम अपनी दोनों बेटी की शादी कैसे कर पाएंगे? अरे 2 लाख बहुत हैं। कोई जरूरत नहीं है अपनी पहली बीवी की बेटी पर इतना पैसा खर्च करने की। पुष्पा, रितिका तुम्हारी सौतेली बेटी है, पर मेरी दोनों बेटी सगी हैं। देखो जी, ये शादी तो मेरे हिसाब से ही होगी। उसकी माँ ने उसके लिए अपने गहने, साड़ी, बर्तन सब छोड़ रखा है, पर मेरी बेटी के पास कुछ नहीं है। और भूलो मत, प्रिया की शादी एक बहुत बड़े घर में हो रही है। हमें उसके लिए सोचना पड़ेगा। उसके दहेज के बारे में सोचना होगा, ना कि रितिका के बारे में। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी प्रिया बेटी के लिए बर्तन, लहंगे, फर्नीचर का सामान, और मैं तो सोच रही हूँ कि दहेज में देने के लिए एक बाइक भी खरीद लूँ। बेचारी ससुराल जाएगी तो कहीं हमारी वजह से उसे सुनना ना पड़े। तुम सही कह रही हो। हमें रितिका से ज्यादा प्रिया के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि घर में पुष्पा की चलती थी, इसलिए विनोद भी पुष्पा की बात मान जाता है और पुष्पा उन पैसों से अपनी बेटी के लिए दहेज जोड़ने लगती है। माँ, ये लहंगा कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो यही लहंगा चाहिए। और बर्तन में भी मुझे महंगे वाले बर्तन देना। कहीं पता चला कि जैसे तुम्हारे घर में स्टील के बर्तन हैं, वैसे ही मुझे भी पकड़ा दिया। हाँ बेटा, मैं तेरी शादी के लिए दहेज जोड़ रही हूँ, तो चिंता मत कर, सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा तुझे। और तुझे ये वाला लहंगा पसंद है ना? भैया, आप यही वाला लहंगा दे दो। जहां पुष्पा प्रिया के लिए महंगे महंगे फर्नीचर का सामान, महंगे लहंगे और दहेज के लिए बर्तन और बाइक खरीदने की सोच रही थी, तो वहीं शादी के नजदीक आने के बाद भी पुष्पा अपनी सौतेली बेटी के लिए कुछ नहीं लेती। माँ, हम दोनों बहन की शादी एक साथ है, पर फिर भी तुमने प्रिया के दहेज का सारा सामान खरीद लिया और मेरे लिए एक साड़ी तक नहीं खरीदी। दो क्या करेगी दहेज का सामान लेकर? तेरे उस गरीब घर में जगह भी है रखने के लिए सामान। प्रिया अमीर घर की बहू बनने वाली है। उसे फर्नीचर, बर्तन, वॉशिंग मशीन, टीवी, बाइक, इन सब की जरूरत है। और रही कपड़े की बात, तो तेरी माँ तेरे लिए छोड़ कर गई है ना। तू अपनी शादी में अपनी माँ का ही कपड़े गहने लेना। इतना बोलकर पुष्पा वहां से चली जाती है और रात को जैसे ही विनोद घर आता है, पुष्पा विनोद से कहती है, विनोद जी, आपने जितने भी पैसे दिए थे वो तो शादी की तैयारी में ही खर्च हो गए, और अब तक प्रिया के दहेज का सामान भी सही से नहीं आया। और मैं बाइक देने की सोच रही हूँ, ताकि उसके अमीर ससुराल में उसका नाम हो सके और सर उठाकर चल सके। सोच मैं भी कुछ यही रहा था, पर मेरे पास पैसे ही नहीं है। कम से कम अच्छी बाइक लेने के लिए भी 1 लाख रुपए तो चाहिए। कुछ पैसे देकर ही तो बाइक भी किश्तों पर निकाल पाऊंगा। अपनी बेटी का ससुराल में मान बढ़ाने के लिए पुष्पा और विनोद अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर एक बाइक फाइनेंस करवाते हैं। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है, जहां पुष्पा अपनी सगी बेटी को दहेज में सारा सामान और एक महंगी बाइक देती है, तो वहीं अपनी सौतेली बेटी को सिर्फ 2 कपड़े में विदा कर रही होती है। देख, बड़ी मुश्किल से मैंने तेरी शादी करी है, इसीलिए अब तो फिर यहाँ कभी मत आना मेरे ऊपर बोझ बनने के लिए। माँ, आप मुझसे इतना ज्यादा नफरत करती हैं कि मुझे पगफेरे की रस्म पर आने के लिए मना कर रही हैं। मैंने तेरी शादी करके अपना फर्ज निभा दिया। अगर तूने मुझे कभी माँ माना होगा तो यहाँ ना आकर अपनी बेटी होने का फर्ज निभा देना। और मेरी प्यारी बेटी, तू दामाद के साथ पगफेरे की रस्म के लिए आना, और जो मैंने तुझे बाइक दी है ना, उसी पर आना, ताकि हमारे मोहल्ले वाले को और तुम्हारे इधर सभी को पता चल सके कि किस तरह मैंने और तेरे पापा ने एक एक पैसे जोड़कर तेरे दहेज का सामान जमा किया है और तुझे इतनी महंगी बाइक दी है। विदाई वाले दिन अपनी माँ का यह भेदभाव देखकर रितिका पूरी तरह से टूट जाती है और वो बड़े ही दुखी मन के साथ अपने ससुराल जाती है। कुछ देर में दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर दोनों में से कोई भी पग फेरे की रस्म के लिए पुष्पा के घर नहीं आता। सुनिए जी, मुझे अपनी बेटी की बड़ी फिक्र सता रही है। कल ही उसे पगफेरे की रस्म के लिए आना था, पर वो आई नहीं और न ही उसका फोन आया। पुष्पा, आना तो रितिका को भी चाहिए था, पर वो भी नहीं आई। कहीं हमारी दोनों बेटी मुसीबत में तो नहीं है। मुझे तो प्रिया की चिंता सता रही है। सुनिए ना, हम कल ही कुछ मिठाई लेकर अपनी बेटी से मिलने उसके घर चलते हैं। अगली सुबह होते ही विनोद पुष्पा के साथ अपनी छोटी बेटी से मिलने के लिए हाथों में मिठाई का डिब्बा लेकर उसके घर जाता है, जहां पुष्पा तो अपनी अमीर बेटी को देखकर बहुत खुश होती है, पर शायद प्रिया अपनी माँ को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती। अरे माँ, तुम इतनी सुबह सुबह आने से पहले बता दो देती, मुझे बाहर जाना था। अच्छा, तुम अंदर जाकर बैठो, मैं नौकरों को बोल देती हूँ तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आ जाए। मैं थोड़ी देर में आकर तुमसे मिलती हूँ। प्रिया सही ढंग से अपनी माँ से बात भी नहीं करती और वहां से चली जाती है। अब पुष्पा विनोद के साथ घर के अंदर जाती है और उनकी नजर गैराज में खड़ी दहेज वाली बाइक पर पड़ती है, जो उन्होंने अपनी बेटी को दी थी। पुष्पा, ये तो वही दहेज वाली गाड़ी है ना जो हमने अपनी बेटी को दी थी।
पर इन लोगों ने इसकी क्या हालत कर रखी है। देखकर तो लग रहा है कि उन्होंने एक भी दिन इस गाड़ी को नहीं चलाया। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इन लोगों ने हमारी दी हुई इतनी महंगी बाइक इन खराब गाड़ी के साथ क्यों खड़ी कर रखी है, और ऐसे खुले में क्यों? इतनी गंदी हो गई है बाइक, कम से कम ढक तो देते ही। बाइक की ऐसी बुरी हालत देखकर पुष्पा और विनोद को बहुत दुख होता है। कुछ देर बाद एक नौकर वहां उनके लिए चाय लेकर आता है और दोनों पति पत्नी हॉल में बैठे रहते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है और कुछ देर बाद जब प्रिया अपनी सास के साथ घर आती है तो वो अपनी माँ पिता से कहती है, माँ बाबा आप लोग अभी तक यहीं हैं? मुझे तो लगा आप लोग चले जाओगे। आप लोग गए नहीं? बेटा हम तो यहाँ तुझसे मिले आए हैं, बिना तुझसे मिले हम यहाँ से कैसे चले जाते? और ये बाइक ऐसे खुली में क्यों खड़ी है खराब गाड़ियों के साथ? माँ तुमने दहेज के नाम पर कितनी घटिया बाइक दी है। इससे अच्छी बाइक तो हमारे घर के नौकर के पास है। हमारे घर के नौकर भी ये बाइक नहीं लेना चाहती। अगर देना ही था दहेज में तो कार दे देती। बहन तुमने बोला था ना आज के दिन आने के लिए। देखो मैं आज नए बर्तन टब लेकर आई हूँ। अब जल्दी से पुराने कपड़े बर्तन मुझे दे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। तुम तो आंधी तूफान की तरह आती हो और आंधी तूफान की तरह जाने में लगी रहती हो। बहू तू कह रही थी ना तेरे मायके से कुछ खराब बर्तन और कपड़े आए हैं, तो वो सारे लेकर आ जा। प्रिया अपनी सास के साथ अपनी माँ की आंखों के सामने उसके दिए हुए दहेज के सारे कपड़े उस औरत को दे देती है और उस औरत से कुछ स्टील के बर्तन लेकर अपनी माँ को देती है। माँ ये बर्तन और टब तुम अपने साथ लेकर चली जाओ, क्योंकि वहाँ पर बर्तनों की बहुत कमी है। हाँ बहन, वैसे भी हमें इन सब की जरूरत नहीं है। गरीब लोग ऐसे बर्तन खरीदते हैं और मुझे लगता है इन बर्तनों की सही जगह तुम्हारे घर में ही है। पुष्पा अगर तुम्हें अब भी अपनी बेटी से मिलना है तो तुम मिलो। मैं जा रहा हूँ अपनी रितिका बेटी से मिलने, वो हमारा इंतजार कर रही है। प्रिया और उसकी सास का ऐसा बर्ताव देखकर पुष्पा को बहुत बुरा लगता है। वो आंखों में आंसू लिए अपने पति के साथ अपनी सौतेली बेटी के घर जाती है, जहाँ रितिका अपनी माँ को देखते ही उसे गले से लगा लेती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ आई हो। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुमने मुझे पगफेरे पर आने के लिए क्यों मना किया था। तुम यहाँ खुद मुझसे मिलने जो आना चाहती थी। अच्छा तुम अंदर बैठो और मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है। अरे बहू तेरी माँ आई है और तू काम करेगी। तू अपनी माँ के साथ बैठकर बातें कर, मैं खाना बना देती हूँ। हाँ माँ, आप इतनी दूर से आए हैं तो आज रात यहीं रुक कर जाना है। पुष्पा और विनोद के घर आते ही रितिका अपने माता पिता का बहुत सम्मान करती है और रात में सोने से पहले उनके पैर दबाती है। अगले दिन शांति भी पुष्पा को अपने साथ मार्केट ले जाती है और उसके लिए एक साड़ी खरीद देती है और जाते हुए वो साड़ी पुष्पा को देते हुए बोलती है, माफ करना बहन, हमसे जितना बन पड़ा हमने किया। अगर कुछ कमी रह गई हो तो हमें माफ करना। नहीं बहन, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। शादी में दहेज के नाम पर हमने आपको कुछ नहीं दिया, यहाँ तक कि मैंने अपनी बेटी को भी 2 कपड़े में विदा कर दिया, पर फिर भी आपने हमारा इतना मान सम्मान किया। रितिका अपनी माँ को माफ कर दे, तेरी माँ की आज आंखें खुल चुकी हैं। माँ बड़े बच्चों से माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। तुम मेरी माँ हो, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। प्लीज मुझसे माफी मत मांगो। इस तरह पुष्पा को अपनी सगी और सौतेली बेटी के बारे में पता चल जाता है और उसकी अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, बहुत बड़ी गलती। मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। अब तक जो भी मैं तुझे नहीं दे पाई हूँ, अब वो देना चाहती हूँ। सच माँ, आप मुझे वो देंगे जिसकी मैं हकदार हूँ। हाँ मेरी बच्ची, तो मुझे एक मौका तो दे अपनी गलती सुधारने का। आखिर ये औरत कौन है जो दूसरी औरत से माफी मांग रही है? क्या इन दोनों का माँ बेटी का रिश्ता है? अगर माँ बेटी का रिश्ता है तो माँ क्यों अपनी बेटी से माफी मांग रही थी? आखिर माँ ने ऐसा क्या कर दिया था? ये जानने के लिए हम कहानी में कुछ समय पीछे चलेंगे, जहाँ जानकी ने अपनी दोनों बेटियों की शादी एक अमीर जगह और गरीब जगह कर दी थी। छोटी बेटी सोनाली अमीर परिवार में बहुत खुश थी और ठंड में आराम से रजाई में बैठकर नौकर को बुलाकर चाय पकौड़े का नाश्ता कर रही थी। माँ कसम से ये गरम गरम पकौड़े खाकर तो मजा आ गया। सर्दी में रजाई में बैठे बैठे ये मिल जाए तो और क्या चाहिए। अविनाश लो, तुम भी खाओ ना। यार मैं ऐसे पागलों की तरह रजाई में बैठकर नहीं खाना खाता। आराम से रजाई से बाहर निकलकर डाइनिंग टेबल पर ही खाना खा लो। इतना भी क्या हालत सर्दी में? क्या तुम पागल हो क्या? नहीं बाबा, मैं रजाई से बाहर निकलकर ठंड में मर नहीं सकती। अच्छा तो तुम दिन भर रजाई में ही रहोगी और हमारे बच्चों को कौन संभालेगा? कम से कम उसे तो बाहर की धूप में ले जाओ। नहीं, उसे ठंड लग गई तो मैं उसको यही रखूंगी हीटर के पास।
अच्छा चुपचाप से उठ जाओ, नहा लो। पूरे दिन रजाई में बैठी रहोगी और डुग्गू की आड़ में अब ये मत बोलना कि नहाने से बच्चे की तबीयत खराब होगी। सर्दी में इंसान को इतना आलस नहीं करना चाहिए, कम से कम डुग्गू को धूप में ले जाओ। चुप रहो, तुम तो मेरी पकौड़ी खराब करवा रही हो। फिर अविनाश अपनी टाई लगाकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। इसके बाद सास कहती है, बहू बहुत ठंड लग रही है, तू रजाई में बैठी है, डुग्गू भी उठ गया, चल इसे छत पर लेकर चलते हैं, वहीं मालिश कर दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, धूप के साथ ऊपर ठंडी हवा भी तो चल रही है, इतनी तेज धूप नहीं आ रही है, कहीं ये और मैं बीमार पड़ गई तो। हम यहीं रहते हैं, आप पकौड़े खाओ ना। श्यामलाल, ओ श्यामलाल, जरा और पकौड़े दी जाइए, पालक प्याज पनीर के। नौकर और चाय पकौड़े दे जाता है और सास भी बहू के साथ कमरे में बैठकर चाय पकौड़े का मजा लेती है। और गायत्री आलस के मारे अपने बच्चों को कमरे से बाहर नहीं ले जाती और संभालने के लिए भी दादी को पकड़ा देती है। दरअसल सोनाली एक बहुत आलसी और ठंड से बचने वालों में से थी। सारा काम ठंडा पानी का नौकरों से करवाती थी। अगली सुबह वो जैसे ही फर्श पर बिस्तर से उठकर कदम रखती है तो वापस बिस्तर पर बैठ जाती है। अरे मोरी मैया, ओह कितनी ठंड लग रही है। श्यामलाल, ओ श्यामलाल, जरा मेरे स्लीपर से ना बहुत ठंड लग रही है। तभी नौकर चप्पल पहना देता है। तब जाकर वो वॉशरूम जाती है। नहाने के लिए भी सास गायत्री उसे टोका करती थी। जहां एक तरफ अमीर बहन ठंड से बहुत बच रही थी, वहीं गरीब बहन यामिनी अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर ठंड में बहुत परेशानियों का सामना कर रही थी। एक सुबह ठंड से चाय ठंडी हो जाती है तो सास अवंतिका चाय फेंक देती है। क्या है ये सब, तुझसे एक चाय मांगी थी और वो भी तू गरम नहीं दे पाती मुझको। माँ जी, आपको चाय नहीं फेंकनी चाहिए थी, आपको पता है ना घर में कितनी मुश्किल से दूध चीनी आ रहा है, आप मुझे कह देती, उसी को गर्म कर देती। अच्छा, अब तू मुझे टोकेगी मेरी सास बनकर? मैं सास हूँ, इस बात को भूलने की जरूरत नहीं है तुझे। जा, मुझे दोबारा चाय बना कर दे। जी माँ जी। यामिनी दोबारा चाय बनाकर देती है, लेकिन अवंतिका की आवाज से उसका बच्चा सोनू उठ जाता है और रोने लगता है। बच्चे को संभालकर चूल्हे पर वो चाय बनाती है। चुप 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 चुप, मेरा सोनू बेटा, मेरा राजा बेटा, रोते नहीं है। बस दादी को चाय दे दो, फिर लूंगी। माँ जी, कुछ देर के लिए आप इसे संभाल लीजिए, मैं चाय कर दूं। मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो तेरी आज्ञा मानूं। अपने बेटे को यहाँ लिटा दे और दे दे चाय मुझे। और सुन, मुझे ठंड लग रही है, अपनी शॉल मुझे दे दे। माँ जी, आपके पास तो 2 शॉल है, मेरे पास यही एक शॉल है, अगर ये भी नहीं ओढ़ूंगी तो मुझे ठंड लगेगी। मतलब चाहे मैं ठंड से मर जाऊं तो मुझे शॉल नहीं देगी, यही ना? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, ये लीजिए शॉल। बच्चा बिस्तर पर रो रहा था और यामिनी सास को चाय और अपनी ओढ़ी हुई शॉल सास को दे देती है, जिसे अब सास ओढ़ती है और वो बिना शॉल पहने ठंड में सिसक कर घर का खेत का सारा काम करती है। इतना ही नहीं, अवंतिका अपनी बहू पर तो अत्याचार करती ही थी, अपने पोते को भी नहीं संभाला करती थी। एक दिन सोनाली अपनी माँ से फोन पर बात करती है। और बता मेरी सोनाली बेटा, कैसी है तू? सब राजी खुशी तो है अमीर ससुराल में? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। भला अमीर ससुराल में भी कोई परेशान रह सकता है क्या? मैं तो एक आवाज लगाती हूँ, नौकर मेरे पैरों में चप्पल रख देता है, कुछ खाने को चाहिए होता है तो खाने को ले आता है, और ठंड में तो मैं बिस्तर से बिल्कुल भी नहीं हिलती हूँ। तेरे यहाँ तो हीटर भी लगा होगा, यहाँ तो रजाई कंबल से काम चलाना पड़ता है। हाँ माँ, वैसे आप साल भर से मुझे भी नहीं मिली हो, इस यामिनी को मिली थी। क्या अपनी गरीब सौतेली बेटी को? जैसे मेरे बेटा हुआ है उसके भी बेटा हुआ है, हम दोनों का बच्चा 6 महीने का है। एक बार मुझे मिली थी, वो बहुत करीब है, कभी कभी मुझे भी दया आ जाती है उस पर। गॉड नोज वो ठंड में कैसी रहती होगी। नहीं, मेरी एक तू ही बेटी है और मैं सौतेली बेटी की चिंता क्यों करूं? मैंने उसकी शादी करवा दी, वही बहुत है, और वो गरीब घर के ही लायक है। तुझे उस पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये छोड़, मैं तुझसे अगले हफ्ते मिलने आऊंगी। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ। ये सुनकर जानकी सौतेली बेटी के लिए परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भूल जाती है। अगले हफ्ते सोनाली के पास आती है, उसका घर में रहन सहन देखती है, जहाँ सोनाली रस्सी पर कपड़े सुखा रही थी। बहुत ठंड लग रही है, मुझे तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं आज नौकर क्यों नहीं आई घर में। अले अले, मेरा बच्चा कैसा है? सोनाली, मैं और तेरे बच्चे धूप में कितने खुश हैं, बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। और तू कैसे सिसक रही है नौटंकी? कम ड्रामा किया कर। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं तो नीचे हीटर चलाकर बैठ रही हूँ, आप डिक्कू को देख लेना।
सच में बहुत आलसी है मेरी बेटी। जितना इसका अमीर घर है, मैंने तो उतना ही गरीब घर ढूंढकर यामिनी की शादी करी थी। पता नहीं वो अपने गरीब ससुराल में कैसे रह रही होगी। फिर सोनाली अपने कमरे में हीटर के सामने बैठ जाती है। बच्चा जानकी संभालती है, कुछ देर समधन से बात करती है, फिर गरीब वाली से मिलने पहुंच जाती है, जहां जानकी यामिनी को ठंड में खेत में बच्चे को सीने पर बांधकर फसल निकालते हुए दिखाई देती है। बस बस सुनो बेटा, रोना नहीं, बस मैं जा रही हूँ, फिर हम चूल्हे के पास हाथ सेकेंगे। बहुत ठंड लग रही है, अभी तक इन्हें पैसे नहीं मिले और लकड़ी भी नहीं है आग जलाने के लिए। तभी सास खेत से नींबू तोड़कर यामिनी को मारती है। एक अब बखत, मुझे ठंड लग रही है, जल्दी से जंगल से लकड़ी लेकर आ। जी माँ जी लाती हूँ, आप सोनू को संभाल लीजिए, बाहर बहुत ठंड है, वैसे इसे जुकाम भी है। जुकाम हो या बुखार हो, मैं इसे नहीं संभालने वाली। जा, इसको लेकर ही लकड़ी लेकर आ। हे भगवान, मेरी वजह से सौतेली बेटी को इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके तन पर एक शॉल स्वेटर भी नहीं है और बच्चा भी ऐसे ही है। कितनी गरीबी की जिंदगी जी रही है। मैंने तो एक बार भी नहीं पूछा इससे, और सास भी ऐसी है कि मेरी जैसा बर्ताव कर रही है। सच में यामिनी शादी से पहले भी परेशान थी और बाद में भी। जानकी यामिनी के पीछे पीछे जाती है और देखती है वो कैसे अपने बच्चे को लेकर ठंड में ठिठुर कर सिर पर लकड़ी लिए आ रही है। तभी उसे एक बोरी दिखती है जिससे वो अपने बच्चे को उड़ा लेती है। वो गिरने ही वाली होती है कि जानकी संभाल लेती है। भगवान का शुक्र है जो बच गई। बच्चा ठीक तो है ना यामिनी? हाँ माँ, आप यहाँ कैसे? तुझसे मिलने आई थी। तुझे ऐसी हालत में देखकर मुझे अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे भी तेरी शादी अमीर जगह करनी चाहिए थी। तेरी सास भी मेरी जैसी ही निकली। तूने यही सोचा होगा ना कि शादी के बाद तुझे माँ का प्यार मिले, पर तुझे यहाँ भी नहीं मिला। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। तुझे इतनी गरीब हालत में बिना स्वेटर और बच्चे को ठंड में लिया। आज मैं टूट गई हूँ। सौतेली ही सही, पर अपनी माँ को एक बार सही बनने का मौका दे दे। क्या सच में आप मुझे प्यार देंगी? हाँ मेरी बच्ची। ये सुन यामिनी अपनी सौतेली माँ के गले लग जाती है। इसके बाद जानकी उसे एक माँ का प्यार भी देती है और उसके बच्चे को भी खिलाती है। साथ ही उसके पैसों से जुड़ी मदद भी करती है और उसकी सास को भी समझाकर उसकी गृहस्थी को बेहतर बना देती है, जिससे आज सौतेली माँ बेटी का रिश्ता भी बेहतर हो जाता है।